नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेबानी। अब सिर्फ 2 दिनों का वक्त बाकी है जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो सारी डिटेल देनी थी खुफिया चंदे के बारे में जो कि कारोबारियों ने दिए हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, वो सब कुछ साफ हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको पोस्ट करना है, तमाम लोग देख सकेंगे, मैं भी देख सकूंगी, आप भी देख सकेंगे। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि तमाम तरह का डेटा जो भी जिस भी कारोबारी ने और कंपनियों ने पैसे दिए हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, वो सब कुछ डिटेल मुहैया कराई जाए। लेकिन उसके बाद एसबीआई ने एक और याचिका दायर कर दी थी कोर्ट में और कहा था हमें समय दिया जाए 30 जून तक का। उस याचिका पर कड़ी डांट लगाते हुए, सख्त डांट लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फौरन ये काम करना पड़ेगा, वरना हम आपको विलफुल डिसोबीडियंस यानी कि जानबूझकर कोर्ट की बात ना मानना, नाफरमानी करने का के जुर्म में हम आपके लिए प्रोसीडिंग्स आगे, प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि 2 दिन के भीतर ये तमाम जानकारी आम हो जाएगी। लेकिन सवाल कई हैं इसके बावजूद भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि किस कंपनी ने कितना पैसा दिया ये तो ठीक है, लेकिन किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला, अभी ये बिंदु हमें मिलाने बाकी हैं। क्या हमारे पास इस तरह की प्रक्रिया है कि हम ऐसा कर पाएंगे चुनाव से 1 महीने पहले? क्या इस डेटा, इस आंकड़ा का कोई मकसद भी बचा है या सिर्फ एक बहस का मौजू बन के रह जाएगा? इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेठी इस वक्त मौजूद हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, जो रिपोर्टर्स का एक समूह है जो तमाम तरह का, मैं कहूँगी, खोजी पत्रकारिता करता है। और इस मुद्दे पर खासकर न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर भी मैं उनकी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जिस तरह की खोजी पत्रकारिता हमारे सामने रखी, उन्होंने पूरे तरीके से पर्दाफाश कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कि कैसे उनके पास तमाम तरह की वो शक्तियां और तमाम तरह के वो टूल्स मौजूद हैं कि उनके पास सारा डेटा है और वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इन तमाम रिपोर्ट से आप देखिए जिनको वायर ने भी लगातार छापा, और ऐसा लगता है कि इसी दबाव के तहत अब हम ये देख रहे हैं कि ये भी एक वजह रही है कि हमारे सामने ये तमाम डिटेल्स आ सकती हैं। नितिन सेठी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये तमाम पत्रकारिता जो आप कर रहे हैं, खोजी पत्रकारिता आपकी टीम जो कर रही है, और साथ ही वायर को अपना समय देने के लिए भी शुक्रिया आरफा, मुझे बुलाने के लिए आपके शो पे। सबसे पहले तो मुझे प्रतिक्रिया आप ये दीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो करारी डांट लगाई जो एसबीआई को, उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मुझे आज भी लगता है कि ये हमारी आधी जीत है और हमारी पत्रकारिता की सिर्फ आधी जीत है, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएं, जो ऑर्डर फाइनली कोर्ट से आया कंटेम्प्ट पिटिशन और एसबीआई के प्ली पे कि हमें 3-4 महीने और दीजिए ये सब बाहर निकालने का, तो कोर्ट ने एसबीआई की आधी दलील मानी और बोला कि आप जितना इंफॉर्मेशन है आप जल्दी निकालिए और कुछ दिनों में ही बाहर रखिए। 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन का वो बाहर करना होगा। एसबीआई इलेक्शन कमीशन को देगा और इलेक्शन कमीशन 15 तारीख की शाम तक बाहर रखेगा। लेकिन एसबीआई की एक दूसरी प्ली थी कि हम ये डेटा जो देंगे 2 अलग अलग खांचों में देंगे। एक खांचा जिसमें लिखा होगा कि किसने ये बॉन्ड खरीदे थे, और दूसरा एक अलग खांचा जिसमें होगा कि किन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बॉन्ड एनकैश करके अपनी जेब में पैसे डाले। एक शुरू में जो दलील थी एसबीआई की कि हम ये नहीं बता पाएंगे जल्दी करके कि किस व्यक्ति का, किस धन्ना सेठ का, किस कंपनी का पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी की जेब में गया। तो इस कंटेम्प्ट पिटिशन की सुनवाई के समय कोर्ट ने साफ किया कि हम वो खबर, उतनी इंफॉर्मेशन तो आपसे मांग ही नहीं रहे हैं। हम कह ही नहीं रहे हैं कि आप जोड़ के बताएं कि किस कंपनी का पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी में गया। सिर्फ अलग एक खांचे में बता दीजिए किस पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा दिया था, और एक अलग खांचे में बता दीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना कितना कब कब मिला। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो पहला ऑर्डर था उसमें साफ था कि जब उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, तो उन्होंने कहा कि हर नागरिक को ये हक है जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कंपनी पैसा दे रही है, क्योंकि ये मानना चाहिए कि जो कंपनी देती है वो अपने मुनाफे के लिए देती है, कोई भले के लिए तो देती नहीं है। लेकिन अब जो कंटेम्प्ट पिटिशन की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आप ये तार जोड़ेंगे नहीं।
देने वाले और लेने वाले के बीच आप अलग अलग खांचों में ही अलग अलग डाल के दे दीजिए। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ी नागरिक की हार भी हुई है, लेकिन जितना एसबीआई चाह रहा था कि कुछ भी ना पता चले इलेक्शन से पहले, वो तो नहीं होने दिया गया है। नितिन, अब यहाँ पे अगला सवाल सीधे ये पैदा हो रहा है। वायर के दर्शक मैं देख रही हूँ, कभी कभी वीडियो के कमेंट्स भी पढ़ लिया करती हूँ, और इस मुद्दे पर आप यकीन जानिए बड़ा ही तकनीकी मुद्दा है, ये कानूनी मुद्दा भी है, ये आसान नहीं है इस बात को समझ लेना। आम आदमी जो रोज़ की दौड़ धूप में लगा हुआ है कि 2 वक्त का खाना टेबल पे लगा दिया जाए, लेकिन बहुत लोगों का बहुत बारीकी से एक एक बात को समझ रहे हैं हमारे दर्शक, और सवाल ये पूछ रहे हैं कि 2 तरह के सवाल पूछ रहे हैं। पहले अब मैं सवाल पूछती हूँ, उसके बाद आऊँगी दोबारा, कि जब एक तरफ हमें ये डेटा मिल गया कि इन कंपनियों ने इतना पैसा दिया, दूसरी तरफ हमें ये डेटा मिला कि इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा मिला, क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका, कोई तरकीब है क्या? इतनी आपके रिपोर्टर्स के पास इतना समय और इतनी तरकीबें हैं कि हम उस तरह से वो तार जोड़ सकें, वो बिंदु आपस में मिला के ये पता लगा सकें कि इतने हजार करोड़ बीजेपी को इस पॉलिटिकल पार्टी ने दिए, इतने हजार करोड़ कांग्रेस पार्टी को इस कॉर्पोरेट ने दिए, पॉलिटिकल पार्टी ने इस कॉर्पोरेट ने दिए, इस कंपनी ने दिए? तो अल्फा, इसमें 3 चीजें मेरे ख्याल से आपके रीडर्स और जो आपको देखते हैं उनको याद रखना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक बहुत सिंपल तरीका था जिससे वो ये करके दे सकता था, कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक सीरियल नंबर होता है, जिस सीरियल नंबर से आप कनेक्ट कर सकते थे कि किसने खरीदा और किसने उसको कैश करके अपनी जेब में पैसे डाला। एसबीआई इससे बच निकला है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए साफ तौर पे नहीं बोला है। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि साफ तौर पे नहीं बोला गया और एसबीआई वैसे ही इतना हिचक रहा है, तो ये खबर नहीं पब्लिक में डालेगा, वो अलग अलग 2 डब्बों में डाल के एक तरीके से दे देगा और बोलेगा आप खुद जोड़ लीजिए। इस पे दूसरी बात आई कि कितनी क्षमता आम आदमी की, आपकी, मेरी होगी कि वो दोनों डब्बों की खबर मिला के ये तार खुद जोड़ सके हम लोग। तो एक तो इसमें बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते हैं जो प्राइवेट मिलते हैं, और हम लोग रिपोर्टर्स कलेक्टिव में वो काम करने वाले हैं, लेकिन उसमें मेहनत और फाइनेंस रिसोर्सेज दोनों की कमी होती है। और हम लोग सब जानते हैं, हम जैसे न्यूज रूम्स कितने छोटे डोनेशन पे चलने वाले, उनका क्या हाल है। दूसरा, बियॉन्ड द पॉइंट कुछ स्तर तक हम बता पाएंगे, लेकिन एकदम कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ बताना अभी भी मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। एकदम ये बोलना कि ए ने बी को दिया और ए ने बी सी डी को दिए, या बी कंपनी, बी पॉलिटिकल पार्टी को ये 18 एग्जैक्ट लोगों ने इतना एग्जैक्ट रुपया दिया, मेरे ख्याल से वो उस स्तर तक मुमकिन नहीं होगा जो होना चाहिए था और जो एसबीआई की काबिलियत थी हमारे सामने रखने की। अगला सवाल ये पैदा हो रहा है, आप कह रहे हैं काफ़ी हद तक हम दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिटेल दे दें, और आपने साफ तौर पर ये बात कही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये आसान काम था। उनके पास तो 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। मैं समझती हूँ कि हो सकता है दर्जन भर रिपोर्टर आपके यहाँ काम करते हों, उन्होंने इतना बड़ा पर्दाफाश कर दिया जहाँ 2 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हों, और मेरे आपके जो टैक्स का पैसा है उससे उनको तनख्वाह जाती है। और एक ज़माने में एक तरह से एक ताज की तरह भारत का लोकतंत्र और भारत का समाज पहना करता था कि हमारे पास इतना बड़ा बैंक है, दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारत की तरक्की में भी एक उनका योगदान रहा है। लेकिन आज कैसे सियासी आकाओं के सामने घुटने टेके हुए हैं। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि उनके पास ये डिटेल थी, उसके बावजूद भी वो नहीं दे सकते थे। उनके लिए आसान था, और आपने कहा कि एक खिड़की कहीं ना कहीं कूद जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मिल गई कि ठीक है, आप कमरे में तो आ गए, आप पकड़े तो गए, लेकिन एक छोटी खिड़की मिल गई, वहां से कूद के आप बाहर चले गए। हम लोग मजाक में ये भी कह रहे थे कि अगर स्टेट बैंक के 2,40,000 मुलाजिमों में से उनको लगता है कोई ऐसा नहीं है जो ये कर सके, तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव, हम मजाक में कहते हैं, मेरे कोलीग्स तपस्या और गिरीश जिन्होंने ये काम किया मेरे साथ, मैं उन दोनों को एसबीआई को लियन पे दे सकता हूँ कि 2 महीना उनको दे दे, वही खोद के निकाल देंगे। तो मजाक में बोलता, लेकिन सच ये है कि हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन स्टेट बैंक का कोर्ट के सामने एक तरीके से ब्लेटेंट झूठ बोलना। दूसरा कि आप ये, किसी को बैंकिंग ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप ये मान के सोचिए करीबन 16-16.5 हजार करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को गया है।
तो स्टेट बैंक हमें ये बोल रहा है कि 16,000 करोड़ रुपए का इधर से उधर मूवमेंट हुआ बैंक के अंदर, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, ना ऑडिटर्स को पता है, ना बैंक के मैनेजर्स को पता है, ना बैंक के टॉप ऑफिसर्स, एक ऑडिट कमिटी होती है उसको पता है, जो बैंक के फॉर्मल 4 किस्म के ऑडिटर्स होते हैं ना उनको पता है। और लिटरली उन्होंने बोला कि साइलोज में ये खबर पड़ी थी, मतलब एक तरीके से बोले तो कि 2 डब्बों में रखी हुई थी हमने। ये 21वीं सेंचुरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो हजारों करोड़ का महीनों में ट्रांजैक्शन करता है, और जहां हर रोज, क्योंकि मैं पुराने एक जमाने में ये ऑडिटिंग का काम करता था, तो हर रोज बैंक का रिकंसिलेशन होता है कि कहाँ कितना पैसा पड़ा और कहां से क्या गया। अगर वो रिकंसिलेशन बराबर ना हो तो 1 घंटे में इंक्वायरी खुल जाती है कि वो पैसा कहां गया। और यहाँ पे स्टेट बैंक हमें बोल रहा है कि 16,000 करोड़ रुपया जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की जेब में जा रहा था, और जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी की जेब में गया जो सरकार में है, उनके पैसे कब पे हमने नजर ही नहीं रखी, हमें पता ही नहीं, वो डब्बे में पड़ा रह गया सालों साल। और ये बावजूद इसके कि सरकार के और बैंक के अपने कागज बताते हैं कि वित्त मंत्रालय ने साफ रिकॉर्ड पे बोला था, इंटरनल रिकॉर्ड्स पे, कि एसबीआई की कैपेसिटी ऐसी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक बॉन्ड ब्रांच में लेके जाए, सिर्फ ब्रांच में बोले भाई मुझे मिल गया इसको एनकैश कर दो, तो उसी वक्त एसबीआई बता सकता है कि ये बॉन्ड किसने खरीदा था, कहां खरीदा था, किस वक्त खरीदा था। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिटन रिकॉर्ड्स में किसी पुराने सचिव का एक कोई ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट सिर्फ हो जो वो पलट जाए रोज के रोज, ये रिकॉर्ड्स पे है सरकार के। और इसके बावजूद अगर कोर्ट ने भी उनको इतना करने दिया है, तो मुझे तो, हम लोग को कई बार इतनी आदत हो गई है कि चीजें हल्के में ले लेते हैं, बट मेरे ख्याल से बहुत सीरियस इशू है कि बैंक्स ऐसे बात कर सकते हैं आजकल कोर्ट से और झूठ बोल सकते हैं। सीधे पब्लिक में झूठ बोल रहे हैं। 140 करोड़ लोगों के साथ सामने झूठ बोला जा रहा है और समझते हैं कि हमने अपनी जो अक्ल है, अपना जहन जो है वो गिरवी रख दिया है, हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कोर्ट क्या कर रहा है, स्टेट बैंक क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। ऐसा लगता है कि हम सब बिल्कुल अपनी अक्ल गंवा बैठे हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि जो पैसा मिलना था कंपनियों से, जो फ़ायदा उनको पहुँचना था वो पहुँच चुका है इन कंपनियों से। बीजेपी हम जानते हैं, पहले हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है कि जो कॉर्पोरेट फंडिंग है वो 90% से ज़्यादा बीजेपी के पास गई है, और जो ओवरऑल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो फंडिंग गई है वो 60% से ज़्यादा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के पास गई है। और समझ में भी आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। जो हमने रिपोर्ट देखी थी, न्यूज़ मिनट की जो रिपोर्ट थी, उसमें साफ तौर पर यह पता था कि जिन कंपनियों का, कम से कम 27 कंपनियों का, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, डेटा उनके सामने आया जिसमें पता चला कि वो कंपनियां जिनके ऊपर पहले छापे पड़े, रेड पड़ी, उसके बाद उनके यहाँ से फंड इस पॉलिटिकल पार्टी को गए। अब यहाँ दर्शक सवाल पूछ रहा है कि ये बताइए कि अब चुनाव से 1 महीने पहले जहां पैसा जहां से आना था, जहां जाना था, वो तो जा चुका, तो अभी हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? एक तो अपनी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, उससे कुछ हो ना हो, लेकिन देश के हालात क्या हैं और देश की पॉलिटिक्स के हालात क्या हैं, कौन हमारी पॉलिटिक्स चलाता है, या ये बोलें कि कौन हमारे नेताओं को चलाता है, ये जानना तो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। चाहे इसके बाद आप बोलें कि ये तो हो चला, लेकिन हिस्ट्री और आगे फ्यूचर इसी पे गढ़ा जाता है कि आपको कितनी सच्चाई पता है। हमारी देश की सच्चाई की वोटर के हाथ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है कि किसी कॉर्पोरेट के हाथ में, अगर ये हमें पता नहीं चलेगा तो डेमोक्रेसी कैसी हुई। डेमोक्रेसी का सार यही था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक वर्ग को जवाबदारी रखेगा, वो है वोटर। इस केस में क्योंकि धन्ना सेठ और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हजारों करोड़ दे रहे हैं, तो साफ था कि जो लोग इस पैसे को लेके सत्ता में आते हैं वो उनके लिए काम करेंगे, वोटर के लिए नहीं करेंगे। अब जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की दूसरी खबर जो अभी हुई, और वो इससे जुड़ी हुई तार है, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जमाना तो खत्म हो गया, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती खत्म कर दिया। लेकिन इसके खत्म होने से कुछ हफ्ते पहले ही रिपोर्टर्स कलेक्टिव तपस्या, मेरी कोलीग है, उन्होंने दिखाया कि इसी सरकार ने एक नया तरीका खोला है पॉलिटिकल पार्टीज के पैसे पे सर्वेलेंस रखने का। उन्होंने नए इनकम टैक्स एक्ट रूल्स के अंदर अब हर डोनर से बोला है कि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देंगे, हमको जरूर एक ब्यौरा देंगे, पूरा ट्रांजैक्शन वाइज। ये अभी तक कभी नहीं हुआ था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म हो गया, लेकिन अब सरकार के पास हर पॉलिटिकल पार्टी को किस आदमी ने किस वक्त, किस कंपनी ने किस वक्त, किस चेक नंबर से पैसा दिया, वो डिटेल भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी।
अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये हो रहा था तो अब आप सोच सकते हैं जब हर जरिए से जो पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी पे जाए, चाहे वो चेक हो, चाहे कैश हो, चाहे बैंक ट्रांसफर हो, उसका सारा डेटा अगर सरकार मुहैया कराएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रास्ते, उसका क्या असर हो सकता है हमारी डेमोक्रेसी पे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे और हमारी पॉलिटिकल फ्यूचर पे, ये सोचने वाली बात। आतंक का पूरा माहौल बनेगा और क्या होगा कि सिर्फ ये पूरी तरीके से बादल मंडराते रहेंगे और तमाम तरह की जिस पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं हम, वो तो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आखिरी सवाल अब आपसे बहुत संक्षेप में कि इस पूरे जो आंकड़ा हमारे सामने अब 2 दिन बाद आ जाएगा, इसका आप किस तरीके से नतीजा, या मैं कहूँगी इसका कोई प्रभाव, कोई असर आने वाले चुनाव पर आप देख रहे हैं? राजनीतिक, आर्थिक, पारदर्शिता के मद्देनज़र किस तरह से हम इस पूरी बहस को आगे बढ़ते हुए देखेंगे? मेरे ख्याल से एक जो मोदी सरकार ने 10 साल बहुत मुशक्कत करी कि ऐसी इमेज बने कि हम एकदम साफ हैं, पिछली सरकार में करप्शन होता था, हमारे केस में नहीं हुआ। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये खबर आने से, जो हमारी पुरानी खबरें और ये जो अब नया डेटा आएगा, इससे साफ हो गया है कि एक तरीके से लीगलाइज करप्शन बन गया था और उसका पर्दाफाश होने की उम्मीद है। पॉलिटिकल पार्टीज इसको कितना बना सकती हैं मुद्दा, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज पे निर्भर करता है। आपका मेरा काम है खबर डालना, बाहर सच्चाई बताना, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन क्या करती हैं, कितना करना चाहती है। लेकिन हाँ, इतना मेरे ख्याल से बहुत लोग को जाहिर हो गया जिन्होंने खबरें पढ़ी हैं, सिर्फ फालतू के टीवी चैनल नहीं देखे और सच में खबरें पढ़ते हैं, तो उनको इतना तो साफ हो गया होगा कि जो एक साफ छवि की सरकार की जो एक पूरी इमेज बनी हुई थी कि यहाँ पे एकदम डिसेंट्रलाइज करप्शन नहीं होता है, तो यहाँ सेंट्रलाइज करप्शन का एक प्रूफ, बहुत सिस्टमिक प्रूफ और लीगल तौर से ऐसा किया गया सालों दर साल, उसका प्रूफ बाहर आ गया है। जी हाँ, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। अब की बार मोदी सरकार 10 साल में दिखा दिया मोदी सरकार ने कि जो यूपीए का करप्शन था उसके भी बाप बन के निकलेंगे यहाँ पर। 10 साल में आप ही कह रहे हैं, कम से कम आखिर में उनकी सत्ता के और इस पूरे कार्यकाल के जाते जाते ये बात साबित हो गई। और ये बहुत सच की खोज आज की तारीख में बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक दौर में देशों की खोज हुआ करती थी कि एक तरह का कोलंबस ने एक देश की, भारत की खोज कर दी। बिल्कुल इस तरह है, बिल्कुल एक तरह से मैं कहूँगी सत्य की। हाँ, ये तो हमारे मीडिया में बाकी भाई दोस्त लोग इतने डरे रहते हैं कि वरना खबरें बहुत समय से बाहर आती। मतलब हम लोग इतने छोटे से न्यूज रूम में कि 6-7 लोग बिना दफ्तर के अगर ये खबर कर सकते, सोचिए कि अगर मीडिया को आजादी होती तो क्या क्या बाहर आता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेठी। उन दिनों, उन सालों, उस वक्त की एक तरह से उम्मीद में जबकि पत्रकार आज़ाद होंगे पत्रकारिता करने के लिए, और कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो, उसके तमाम गुनाह हम एक बार फिर बाहर रखेंगे, वो माहौल हमें मिलेगा। उस ख्वाब की तलाश में हम लगातार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए हमारे कार्यक्रम में चर्चा के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।